gas is passed through pure H2SO4 solution, oleum is formed. कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं एक सॉल्यूशन में या एक कंटेनर में मैं एक H2SO4 सॉल्यूशन ले लेता हूं प्योर, और मैं इसमें SO3 गैस पास कर देता हूं, ठीक। तो SO3 गैस क्या करेगी, इस H2SO4 से रिएक्ट करने लग जाएगी और रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाएगी H2SO7, इसी का नाम है ओलियम। प्रोडक्ट पता लग गया है कि जब H2SO4 में SO3 गैस पास करते हैं तो SO3 will combine with the H2SO4 molecule and it will form the oleum H2S2O7। अब ओलियम की खासियत क्या है कि अगर ओलियम को जो है ओलियम सैंपल लेकर उसमें वाटर पास कर दे तो ये हमें H2SO4 देने लग जाता है प्योर। यानी कहने का क्या मतलब है कि H2S2O7 मैंने लिया, उसमें वाटर डाल दिया तो वाटर के साथ ही कंबाइन होकर ये देने लग जाएगा 2H2SO4। यानी कि इसको मैं सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं, या फिर हमारे पास दो चीजें हैं कंपोनेंट H2SO4 और उसमें घुली हुई क्या है SO3 गैस। H2SO4 में हमने क्या पास किया हुआ है SO3 गैस, और हम बाहर से लाके वाटर इसमें ऐड कर दें तो होगा ये कि ये दोनों मिलकर क्या बनाने लग जाएंगे H2SO4। एक तो पहले से ही था और एक यहां से मिल गया। समझ गए बात को? सिंपल मीनिंग ये है कि SO3 गैस जो घुली हुई थी H2SO4 में, that will combine with water molecules and form H2SO। इसका मतलब अगर कहीं से हमें SO3 गैस का इनपुट मिल रहा है, ऐसा होता है मेटलर्जी में जब सल्फाइड ओर्स होते हैं, सल्फाइड ओर्स को जब गर्म किया जाता है तो SO2 गैस निकलती है। तो सल्फाइड ओर से SO2 गैस निकलती है, उसे किसी तरीके से ऑक्सीडाइज करके SO3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंडस्ट्रीज में होगा क्या कि जैसे कॉपर बनाने की कोई फैक्ट्री है, कोई प्लांट है, तो वहां पे SO2 गैस निकलती है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो SO2 गैस को सीधा एटमॉस्फेयर में फेंक दें पर जो SO2 गैस एटमॉस्फेयर में जाएगी वो एसिड रेन का कारण बनेगी। एसिड रेन का सुना होगा तुमने? तो इसलिए उस पॉल्यूशन से बचने के लिए एक बाई प्रोडक्ट यूज करते हैं अपन SO2 गैस, उसको ऑक्सीडाइज करवा लेते हैं। वो एक कॉन्टेक्ट प्रोसेस है अपने पी ब्लॉक में, वेनेडियम ऑक्साइड के ऊपर पास करके SO3 गैस बनाई जाती है। जब SO3 गैस बनाई जाती है तो उसको पास कर देते हैं प्योर H2SO4 में से। क्या करेगी, ये इसमें घुल जाएगी और घुलने के बाद वाटर इसमें ऐड कर दिया जाता है तो वो SO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगी? तो ये इंडस्ट्रियल मेथड हो गया H2SO4 बनाने का। समझ गए बात? अब अपन यहां से ये रिएक्शन मैंने लिखी हुई है, इसको स्टडी करें। अगर मैं ये दोनों चीजें सपोज करो 100 ग्राम लेता हूं तो जो यहां H2SO4 मिलेगा ये मोर देन 100 ग्राम मिलने वाला है। मास कंजर्वेशन से देख लो, ये दोनों चीजों में मैं वाटर ऐड कर रहा हूं तो जो भी मास में ऐड करूंगा वो जुड़ेगा, तो ये चीज तो 100 ग्राम से ज्यादा मिलेगी ना। यानी कि ओलियम की स्ट्रेंथ बताई जाती है, स्ट्रेंथ अभी समझाऊंगा मैं। स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम इज मोर देन 100%। 100% यानी हमेशा ओलियम की स्ट्रेंथ 100% से ज्यादा बताई जाती है। उसका क्या लॉजिक है वो यहां है। अगर मैं 100 ग्राम ओलियम लूंगा तो 100 ग्राम से मुझे H2SO4 100 से ज्यादा ही मिलेगा, ठीक ना। तो अब इस स्ट्रेंथ का क्या मतलब है ये अपन अभी देखते हैं। ये बात समझ आएगी सबको? ओलियम मीन्स H2S2O7 प्लस वाटर गिव्स H2SO4, या ऐसे समझ लो कि SO3 पे वाटर डाला हमने H2SO4, ठीक। नोट कीजिए।
वो है स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम जो है वो हमेशा 100 से ज्यादा है, तो हमने मान लिया 100 प्लस X%, ऐसे लिखा जाता है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग हम ये निकालेंगे कि 100 ग्राम ओलियम गिव्स 100 प्लस X ग्राम H2SO4। जैसे फॉर द एग्जाम्पल मान लीजिए स्ट्रेंथ हमें दे दी है 118% स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम, ऐसे लिख दिया क्वेश्चन में कि ओलियम की स्ट्रेंथ 118%। तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे कि अगर मैं 100 ग्राम ओलियम ले लूं तो 100 ग्राम ओलियम जो है वो क्या देने वाला है, 118 ग्राम H2SO4। नोटेशन समझ गए हैं? ये जो परसेंटेज दे रखी है तो 100 ग्राम इतने ही ग्राम क्या देने वाला है, H2SO4। लेकिन कब देगा, जब हम इसमें क्या ऐड कर दें, वाटर। सही है? तो आप ये बताइए कि वाटर कितना है। वाटर 18 ग्राम ऐड किया, मतलब कितना ऐड किया है, 1। ये मैंने स्टडी कर लिया यहां से। अब क्वेश्चन कैसे होगा वो समझ रहे हैं, ये नोट कर लिया ना सब लोगों ने। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ SO3 इन ओलियम लेबल्ड एज 118%। ये क्वेश्चन है। ओलियम पे लेवल हमने कौन सा लगा हुआ है, 118%। इसका क्या कंक्लूजन निकला कि 100 ग्राम ओलियम गिव्स 118 ग्राम H2SO4। सही है? इसका मतलब मैंने यहां वाटर कितना ऐड किया है, वाटर ऐड किया है 18 ग्राम, यानी कितना ऐड किया है, 1। अब आप ये देखो, जो वाटर यहां मैंने ऐड किया है H2O, ये रिएक्शन किसके साथ करने वाला है, SO3 के साथ। क्या बनाने वाला है, H2SO। तो मैं मोल मोल एनालिसिस यूज कर लूं, मोल वाटर अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल SO3 1। इसको उठा के यहां रख दूं तो SO3 के मोल कितने आ गए, 1 मोल। 1 मोल यानी 80 ग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम। तो परसेंटेज SO3 की कितनी हो गई, इज इक्वल टू, ये सीधा ही निकाल लिया हमने यहां से। ये क्या चीज पूछ रहा है कि जो ओलियम सैंपल हमने लिया है उसमें SO3 कितनी परसेंट पड़ी हुई है। उल्टा सोच लो आप कि ओलियम जितनी भी पड़ी होगी वो सारी किससे रिएक्ट करी होगी, SO3 की जितनी भी पड़ी होगी वो किससे रिएक्ट की होगी, वाटर से। तो जो वाटर कंज्यूम हो रहा है वो SO3 के हिसाब से हो रहा है ना। तो मैंने मालूम कर लिया कि वाटर कितना ऐड किया मैंने, 1 मोल। तो 1 मोल अगर ये यूज हुआ है तो SO3 कितनी पड़ी होनी चाहिए, 1 मोल, यानी कितनी पड़ी होनी चाहिए, आउट ऑफ 100। क्योंकि ओलियम दो चीजों का कॉम्बिनेशन है ना, H2SO4 है और साथ में क्या है, SO3। मैंने इसे कितना मान लिया, ये बात समझ में आ गई। अगर आपको मैं क्वेश्चन दूं इस पे बेस्ड का स्ट्रेंथ 118% है, तो ओलियम की स्ट्रेंथ का मतलब है कि 100 ग्राम गिव्स 118 ग्राम H2SO4 आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। वाटर इज 18 ग्राम एडेड, दोनों का डिफरेंस। वाटर एडेड इज 1 मोल। That 1 mole will react with SO3 gas which is dissolved in H2SO4 ओलियम। तो SO3 कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। यानी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में 1 मोल यानी 80 ग्राम था, तो 80 ग्राम कितने में पड़ा हुआ था, 100 ग्राम। तो परसेंटेज कौन सी, 5। इसको निकालने का एक और तरीका देख रहे हैं, थोड़ा सा लंबा तरीका है, ज्यादा अच्छा तरीका यही है। ठीक है, तो एक तरीका और देख रहे हैं अपन, देख लेना ध्यान से आप, कि हमने बोला 100 ग्राम ओलियम ले लिया हमने,
और ये 118 ग्राम क्या देने वाला है, H2SO। सही है। इसके मैंने दो पार्ट किए, एक तो किया मैंने H2SO4 और एक मैंने किया SO3। मान लीजिए 100 माइनस x ग्राम है, तो ये कितना होना चाहिए, x ग्राम। सही है। इसका x ग्राम यानी कितना मोल हो गया, x/80। अब होगा ये कि SO3 आफ्टर रिएक्शन विद वाटर गिव्स H2SO4। ठीक, तो इसके जितने मोल होंगे, एक से कितना मिलता है, ये 1 मोल मिलता है। तो ये N1 मान लिया, तो N1 मोल से कितना मिलने वाला है, N1 मोल। N1 मोल क्या मिला मुझे, H2SO4। तो इसका वेट अपॉन मोलर मास 98, तो वेट इज इक्वल टू N1 इंटू 98 ग्राम। अब टोटल H2SO4 कितना हो गया मेरे पास, टोटल H2SO4 हो गया, पहले से पड़ा हुआ है 100 माइनस x और अभी हो गया 98 N1। 98 N1 को मैं रख दूं यहाँ पे 100 माइनस x प्लस 98 x/80 और ये सम कितना होना चाहिए, 118 आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। यहां से निकालेंगे अपन तो x कितना आ जाएगा बताइए, x इज इक्वल टू 80। अब इस x को आप यहां देख लो कि 80 ग्राम मिल गया मुझे 100 ग्राम में से, तो परसेंटेज कितनी हो गई, 80। ये बात समझ गई, आ गई क्या सबको। H2SO4 100 माइनस x, SO3 x ग्राम, मोल इसके N1 निकाल लिए x/80, 1 मोल से 1 मोल ही मिलने वाला है, तो N1 मोल ही मिलेंगे मुझे H2SO4 के, जिनका मास कितना होगा, वेट हो जाएगा N1 इंटू 90। N1 को उठा के मैं यहां से रख दूंगा x/80। तो इन दोनों का सम ये बना है, ये पहले से था, दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, पर मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा तरीका वही है। ठीक है ना, इससे ज्यादा अच्छा तरीका वही है। चलिए एक क्वेश्चन आपको करना है इसमें, 100 ग्राम ओलियम गिव्स 109 ग्राम H2SO। तो जो वाटर हमने ऐड किया है वो कितना ऐड किया है, 9 ग्राम, इसका मतलब हाफ मोल। तो सीधा ही बताया जा सकता है कि अगर आधा मोल ही खत्म हुआ है तो ये हाफ मोल ही होगा। SO3 का मोल कितना हो गया, 1/2 यानी कि 80/2। तो ये चीज कितनी हो गई, आंसर 40%। बात समझ आ गई। एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम कैन नॉट बी मोर देन, अभी आपने क्या वैल्यू बोली थी, 122.5। तो एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम कैन नॉट बी मोर देन 122.5%। मतलब इससे ज्यादा तो कभी आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, कि अगर मैं ओलियम लूं, ओलियम दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, H2SO4 प्लस SO3। अब आप SO3 की परसेंटेज मैक्सिमम कितनी मान सकते हो, 99.99, इसको अपन बढ़ाते जाएं और ये चीज जो है 0.0001 जो भी अपन ने मान लिया यहां पर, यानी कि अप्रोक्स ये मैं कितना मान लूं, 100 ग्राम कैलकुलेशन के लिए। अगर मेरे पास SO3 100 ग्राम है तो मोल SO3 कितना होगा, 100/80। सही है। अब जब मैं ओलियम में पानी मिलाऊंगा तो SO3 और वाटर मिलकर क्या बनाने वाले हैं, H2SO। 1 मोल से कितना मिलने वाला है, 1 मोल। इसका मतलब मोल SO3 अपॉन 1 बराबर मोल H2SO4 अपॉन 1। अगर मैं इस डेटा को यहां रख दूं तो मोल H2SO4 मुझे कितना मिल जाएगा, बराबर 100/80 इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास 98। वेट कितना आ जाएगा यहां से, ये आ जाएगा 122.5। इसका मतलब ये 100 ग्राम, अगर मान लो मैंने 100 ग्राम मान लिया था ये, तो 100 ग्राम मैक्सिमम कितना दे सकता है, मैक्सिमम 122.5 ग्राम H2SO4 दे सकता है मैक्सिमम।
इसका मतलब 100 ग्राम जितना H2SO4 देता है उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ कैन नॉट बी मोर देन 122.5, यानी कि मैक्सिमम मैं इसको 100 ही मान सकता हूं ना, इससे ज्यादा तो मान नहीं सकता। अगर मैं 100 भी मान लूं तो ये कितनी परसेंट आ रही है, 122। तो अगर कहीं पे स्टेटमेंट ये बोल दे कि ओलियम स्ट्रेंथ कुड बी 130%, तो रॉन्ग है। अगर मैं सारा का सारा SO3 मान भी लूं ओलियम में, तब भी इससे ज्यादा नहीं आने वाला। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो हमेशा लेट कैसे होता है? एक इन वाटर, दो तरह का वाटर हम कंसीडर करते हैं। वन इज सॉफ्ट वाटर एंड वन इज हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में क्या डिफरेंस होता है, जो बात कर रहा है उसको खड़ा कर दूंगा मैं वहीं पे। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में क्या डिफरेंस होता है कि हार्ड वाटर डस नॉट प्रोड्यूस फोम विद या फोम या लेदर विद सोप। ठीक, तो हार्ड वाटर की डेफिनेशन यही है, बेसिक डेफिनेशन। साबुन के साथ जो आसानी से झाग नहीं देगा उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। ठीक, अब हार्ड वाटर की अगर हार्डनेस हमें देखनी है तो इसमें दो तरह की हार्डनेस होती है। एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। हार्डनेस में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, इन दोनों में ये आसानी से रिमूव की जा सकती है और इसे हम केमिकल रिएजेंट की हेल्प से ही रिमूव कर सकते हैं। केवल एक ही ऑप्शन है, ठीक है ना। इसको हम आसानी से टेम्परेरी हार्डनेस को सिर्फ गर्म करके भी दूर कर सकते हैं। पानी को गर्म करने लग जाए तो भी ये हार्डनेस निकाली जा सकती है। तो हार्ड वाटर को अपने बोला है कि जो सोप के साथ झाग नहीं देगा, दो तरह का है हार्डनेस, टेम्परेरी और हार्डनेस। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस it can be easily removed, इसलिए अपन इसको टेम्परेरी बोल रहे हैं, ठीक है ना। और ये किस वजह से होती है, ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ Mg+2 या Ca+2। यानी पानी में क्या पड़ा हुआ है, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट पड़ा हुआ है या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट पड़ा हुआ है। तो इस वजह से जो हार्डनेस होती है, इनकी वजह से उसे हम क्या नाम देते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस। अब टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने का पहला तरीका है बॉइलिंग ऑफ वाटर। अगर आपने घरों पे ये देखा हो कि पानी जब उबलता है तो बर्तन के आसपास व्हाइट कलर का सब्सटेंस जम जाता है बहुत देर तक गर्म करने पर, बर्तन की दीवारों पर। वो कैसे जमता है कि अगर उसमें बाइकार्बोनेट पड़ा हुआ है तो कार्बोनेट गर्म करने पर अनस्टेबल होते हैं और गर्म करने पे ये कार्बोनेट्स देने लग जाते हैं, प्लस वाटर प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाती है। बाइकार्बोनेट्स को गर्म करेंगे तो ये कार्बोनेट्स में बदल जाते हैं और साथ में CO2 को बाहर निकाल। जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। ये तो सॉल्युबल है पानी में, लेकिन ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है। एरो लगा रहा हूं नीचे, इसका मतलब ये PPT है। यानी क्या होगा कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट गर्म करने पे कार्बोनेट में बदलेगा, जो पानी में नहीं घुलेगा तो पानी से बाहर आने लग जाएगा, यानी बर्तन की दीवारों पर चिपकने लग जाएगा। हम उसको छान कर भी इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो जो पानी प्योर करने का सबसे इजी मेथड है वो है बॉइलिंग ऑफ वाटर।
वो सिर्फ इसलिए नहीं कि बैक्टीरिया किल करेगा, वो इसलिए भी है कि टेम्परेरी हार्डनेस को हटाने का एक तरीका है। अच्छा, दूसरा जो तरीका है जो कई सालों से यूज हो रहा है वो है लाइम वाटर एडिशन। लाइम वाटर एडिशन ये मेथड बहुत पुराना है कि पानी को जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, लाइम स्टोन जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर से पास कर देते थे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि अगर मेरे पास बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और इसमें लाइम वाटर डाल दिया हमने, चूने का पानी, सिंपल चूने का पानी थोड़ी सी क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कि 1 गिलास पानी और 4 गिलास चूने का पानी, अब ये प्योर हो गया, समझे बात। तो वो इम्प्योरिटी दूर नहीं करेगा। थोड़ा सा चूने का पानी अगर हम मिला दें, लाइम वाटर, तो ये इसके साथ बनाने लग जाता है कैल्शियम कार्बोनेट PPT प्लस H2O। यहां से जो है ये दोनों मिलकर, ये कैल्शियम कार्बोनेट ट्वाइस कर दूं, बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं अभी मैं, तो ये मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाने लग जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट की क्या खासियत है, कैल्शियम कार्बोनेट इंसोल्यूबल है पानी में, तो ये अलग होने लग जाएगा। यानी हमारा जो सोल पर्पस है वो क्या है, कैल्शियम को हटाना। कैल्शियम को क्यों हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि बड़े आयन है। अगर इस पानी को हम पीते रहे, इम्प्योर पानी को, हार्ड वाटर को, तो ये किडनी में जो है ये स्टोन पैदा कर देते हैं। तो जो स्टोन होता है वो इन्हीं की वजह से होता है। तो हम चाहते हैं कि कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन वहां से हट जाएं। हटाने का तरीका ये 2 है हमारे पास। कैल्शियम सारा बाहर चला गया इसकी फॉर्म में, और यहां भी ये सारा कैल्शियम बाहर चला गया इसकी फॉर्म में। तो इसको हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं, टेम्परेरी हार्डनेस ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स और ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक, नोट कर लीजिए सर। परमानेंट हार्डनेस होती है ड्यू टू क्लोराइड्स ऑफ, इसको मैं पूरा ही लिख दूं, ड्यू टू क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऑफ Ca+2 और Mg+2। अगेन इम्प्योरिटी किसकी है, कैल्शियम या मैग्नीशियम की। मतलब जैसे फॉर द एग्जांपल पानी में CaCl2 पड़ा हो, या CaSO4 पड़ा हो, या MgSO4 पड़ा हो, तो इस वजह से पानी को अपन बोलेंगे हार्ड वाटर। कौन सी हार्डनेस है, परमानेंट। अब परमानेंट हार्डनेस जो है, इट कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड। परमानेंट क्यों बोल रहे हैं, इट कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड। मतलब पानी को अगर मैं सिर्फ गर्म करूं तो उससे नहीं हटेगी। ठीक, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पहला मेथड, ऐड वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3। अब एक्चुअली होगा क्या कि अगर आप CaCl2 में Na2CO3 डाल देंगे, CaCl2 में अगर Na2CO3 डाल दिया तो Ca+ जाएगा इसके साथ, क्या बना देगा, CaCO3 + 2NaCl। ठीक, ये इम्प्योरिटी है और ये PPT के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। मतलब हमने बाहर किसको निकाला, कैल्शियम को। अगर पानी में नमक मिला हुआ है NaCl, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसकी वजह से है, कैल्शियम की वजह से। बड़ा आयन होगा साइज में, इसलिए प्रॉब्लम है। तो हम इसको किसकी फॉर्म में बाहर निकाल रहे हैं, कार्बोनेट की फॉर्म में। ये कार्बोनेट आयन कहां से आया, Na2CO3 से, CO3-2 अटैक कर कर इसको बाहर निकाल के ले गया। और ये किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। तो जो बर्तन के किनारे पे व्हाइट सब्सटेंस जमता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा जो मेथड है इसमें वो है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में हम यूज करते हैं जियोलाइट्स का। जियोलाइट्स जो है ये एल्यूमिनोथर्मिक एक कंपाउंड होता है, शेप सेलेक्टिव कैटेलिस्ट, जो हमारे सरफेस केमिस्ट्री में आएगा। मतलब पत्थर की तरह होता है। इसका एग्जांपल होता है परमुटिट। एक पत्थर होता है परमुटिट, उसको पानी में डाल देते हैं सिंपली,
अब जब पानी में डालेंगे तो मान लीजिए यहां CaCl2 हुआ, इसका फार्मूला होता है Na2Z। मतलब ये तो शॉर्ट फार्मूला लिख रहा हूं मैं, फार्मूला इज बिट मोर कॉम्प्लेक्स। वो शीट मिलेगी उसमें दिया हुआ है आपको, ठीक, याद करने की वैसे जरूरत नहीं है। तो ये अगर हम डाल देंगे तो कैल्शियम आयन जाकर इस जेड पर चिपक जाएंगे और CaZ बना देगा और 2NaCl बना लेगा। हुआ क्या है कि जो हमने स्टोन डाला जिसका नाम है जियोलाइट, पानी में जस्ट वो स्टोन डालने से क्या होगा, उस स्टोन पे Na+ चिपके हुए थे, वो Na+ हटेंगे और उसको रिप्लेस कौन कर लेगा, कैल्शियम आयन। तो उस पत्थर पर कैल्शियम आगे चिपक जाएगा। बात समझिए, तो पत्थर पर कैल्शियम आगे चिपक गया तो ये कैल्शियम को हटा के ले जाएगा जितना भी कैल्शियम है। तो दूसरा मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड, जो कि करते हैं हम जियोलाइट्स की हेल्प से। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं जो आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, नोट कर लीजिए। टेम्परेरी किस वजह से, बाइकार्बोनेट, और परमानेंट किस वजह से, क्लोराइड या सल्फेट। अब वाटर की हार्डनेस जो है उसको देखना है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंटेड इन ppm। ppm का मतलब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। तो अगर हमें नंबर ऑफ ppm निकालना है किसी का, तो फार्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। 10⁶ यानी 1 मिलियन, तो पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन में से कितने पार्ट पड़े हुए हैं उसको ppm बोलते हैं। वाटर में जो सॉल्ट पड़े होते हैं वो बहुत कम मात्रा में पड़े होते हैं, इसलिए हम ppm का यूज करते हैं। जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम हो किसी चीज की, देन वी विल यूज द ppm। ज्यादा होगी तो मोलारिटी या मोलालिटी इज अ करेक्ट टर्म। अब इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ CaCO3 अपॉन मास ऑफ वाटर इंटू 10⁶, और यूनिट लगा दोगे ppm। अब क्वेश्चन ये है कि कैल्शियम कार्बोनेटिक क्यों लिखा है जबकि इम्प्योरिटी इसकी वजह से नहीं है। उसका कारण यह है कि मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है एक तो 100, और ज्यादातर जो सॉल्ट हैं वो इसकी फॉर्म में ही प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, ठीक। तो होता यह है कि अगर बाकी सॉल्ट है तो फिर उसको कैसे अपन सोल्व करेंगे वो देख रहे हैं। तो मैं एक क्वेश्चन से समझा रहा हूं इसे। एग्जाम्पल, वाटर हैज 0.00222% weight by weight CaCl2। Calculate हार्डनेस। क्वेश्चन होगा इस तरीके से, वाटर में CaCl2 पड़ा हुआ है तो हार्ड वाटर हो गया है। अब मुझे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट हार्डनेस इन ppm। कैसे करेंगे वो देखते हैं। वाटर में कैल्शियम क्लोराइड पड़ा हुआ है इतना, बाई परसेंट वेट बाई वेट हार्डनेस निकालनी है। अगर मैं 100 ग्राम वाटर ले लूं, इट विल कंटेन 0.00222 ग्राम CaCl2। ये मैंने कहां से लिखा, परसेंटेज का मतलब कितने में से होता है, 100 में से। अगर 100 ग्राम में ये इतना पड़ा हुआ है तो इसके मोल निकाल लूं NCaCl2 बराबर 0.222 अपॉन इसका मोलर मास, कैल्शियम होता है 40 और क्लोरीन होता है 35.5, ये हो जाएगा 111। ये कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻⁵। सही है।
मैंने मोल निकाल लिया इसका। अब आंसर में तो मुझे हार्डनेस किस में निकालनी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जितने इक्विवेलेंट सॉल्ट के पड़े हुए हैं उतने ही इक्विवेलेंट किसके मान लेने हैं, कैल्शियम का। यानी हार्डनेस इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कोई भी सॉल्ट यहां आ गया, उस सॉल्ट के बराबर इक्विवेलेंट किसके मान लेने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका वैलेंसी फैक्टर 2, क्योंकि कौन सा सॉल्ट है, इसका वैलेंसी फैक्टर 2। तो मैं लिख सकता हूं ना 2 इंटू मोल CaCl2 बराबर 2 इंटू मोल CaCO3। ये कितना है अपने पास, 2 इंटू 10 टू द पावर। तो मोल CaCO3 कितना आ गया, 2 इंटू 10 टू द पावर -5। ये वेट अपॉन मोलर मास, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 ग्राम। तो वेट कितना आ गया, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम। तो मेरे पास हार्डनेस का क्या फार्मूला है, हार्डनेस इज इक्वल टू वेट CaCO3 अपॉन वेट वाटर इंटू 10 की पावर 6। ये रखा 10 की पावर -3 अपॉन वाटर माना 100 10 की पावर 6, कितना आ गया ये 4, 20 ppm। एक बार और समझ लो क्या कर रहे हैं। हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, परसेंटेज एरिया सॉल्ट का। तो 100 ग्राम में से इतना सॉल्ट पड़ा हुआ है, ग्राम को चेंज किया मोल में। जितने इक्विवेलेंट सॉल्ट के उतने ही कैल्शियम कार्बोनेट के मान लेने हैं। वैलेंसी फैक्टर दोनों सॉल्ट का 2 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये चीज। यानी जितने मोल CaCl2 है उतने ही मोल कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के मोल से मास निकाल लिया, इतना मास कितने में है, 100 ग्राम में। यानी दोनों चीजों का मास पता लग गया, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर इंटू 10 की पावर 6। आंसर की यूनिट क्या होगी, है ना। तो ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं। फटाफट नोट कीजिए। MgSO4 का कितना, सपोज करो, ठीक है ना, 100 ग्राम, ये अलग से पार्ट कर रहा हूं मैं, इससे नहीं मतलब रख रहा हूं। 100 ग्राम वाटर विल कंटेंट 0.00333 ग्राम, तो क्या होगा CaCl2, और 0.0048 ग्राम होगा MgSO4। सही है। अब यहां से इसके जो है मैं क्या निकाल लूं, मोल। मोल बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर -5, और इसके मोल 4 इंटू 10 टू द पावर। अच्छा, वैलेंसी फैक्टर इसका 2, इसका वैलेंसी फैक्टर 2, मल्टीप्लाई करके इसके इक्विवेलेंट कितने निकाल लूं, 6 इंटू 10 टू द पावर -5, इसके इक्विवेलेंट 8 इंटू 10 टू द पावर -5। अलग अलग करके निकाल लिया। जितने ये इक्विवेलेंट हैं उतने इक्विवेलेंट किसके मानने हैं, CaCO, उतने ही इक्विवेलेंट किसके मानने हैं, CaCO3। इसका मतलब दोनों का सम कर दूं तो मेरे पास टोटल कैल्शियम कार्बोनेट के कितने इक्विवेलेंट आ जाएंगे, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 14 इंटू 10 की पावर बराबर वैलेंसी फैक्टर इंटू इसके मोल। कैल्शियम कार्बोनेट का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, तो मोल कितने आ गए, 7 इंटू 10 टू द पावर -5। मोल आ गया तो वेट अपॉन मोलर मास 100, तो वेट आ जाएगा इसमें 7 इंटू 10 की पावर -3। और फिर हार्डनेस निकालनी है, तो हार्डनेस हो जाएगी 7 इंटू 10 की पावर -3 आउट ऑफ 100 इंटू 10 की पावर 6। ये हो गया 70 ppm। ठीक है, ये चीज तो मैंने क्या करी है, ग्राम में चेंज कर लिया। 2 सॉल्ट का कॉम्बिनेशन था और हमने उसको जो है इसमें चेंज कर लिया। ये बना नहीं रहे, ये उसके इक्विवेलेंट में कर रहे हैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंट में कहने का मतलब है हर सॉल्ट को किसके इक्विवेलेंट में चेंज करना है, कैल्शियम कार्बोनेट। हर सॉल्ट को किसके इक्विवेलेंट में चेंज करना है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप तो सॉल्ट के इक्विवेलेंट निकालो, उतने ही इक्विवेलेंट किसके मान लो, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक। अब एक एग्जांपल में लिख रहा हूं कि 100 लीटर वाटर, यही एग्जांपल है वैसे, हैज 0.00333%
वेट बाई वेट CaCl2 और डेंसिटी वाटर की दे दी 1 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मास ऑफ washing soda Na2CO3 required to remove this hardness. To remove this hardness. अब ये हार्डनेस नहीं पूछ रहा हूं मैं, यहां पे देखो कैसे आगे बढ़ेंगे अपन। अपने पास वाटर कितना पड़ा हुआ है 100 लीटर। 100 लीटर का मतलब 10 की पावर 5 ml, सही है। 1 लीटर 1000 ml, 10 की पावर 5 ml। डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर ml, तो मास वाटर का कितना होगा 10 की पावर 5 ग्राम, सही है। इस वाटर में CaCl2 कितना मिलने वाला है, इतना परसेंटेज 100 में से इतना है, तो 10 की पावर 5 में से कितना होगा 3.33 ग्राम। अलग से करके देख लो, 100 ग्राम कंटेंस 0.00333 ग्राम, तो 10 की पावर 5 ग्राम कितना रखेगा, ये यूनिटरी मेथड हो गया। कितना आएगा 3.33 ग्राम। CaCl2 इतना पड़ा हुआ है, कितने मोल हो गए CaCl2 के 3.33 अपॉन मोलर मास 111 3 × 10⁻⁻², सही है। अब CaCl2 पे मैं क्या चीज डाल रहा हूं Na2CO3, रिएक्शन लिखा दी मैंने अभी। क्या चीज होगा, कैल्शियम गोज विद कार्बोनेट, CaCO3 का प्रेसिपिटेट आउट होगा, साथ में 2NaCl। रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस है। सीधा ही एक मोल से एक ही मोल मिल रहा है ना, या चाहिए, तो मोल Na2CO3 रिक्वायर्ड कितने होंगे, इतने होंगे 3 × 10⁻⁻² बराबर वेट अपॉन मोलर मास इसका 106, तो वेट कितना आ जाएगा 318 × 10⁻⁻² ग्राम बराबर 3.18 ग्राम। ये इसका आंसर है। एक बारी और समझ लो इसे। हमें ये दिया है कि 100 लीटर कंटेंस इम्प्योरिटी हार्डनेस CaCl2 एज दिस। हमसे पूछा है मास ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस हार्डनेस। 100 लीटर को मैंने लिखा 10 की पावर 5 ml। वाटर की डेंसिटी 1 है, तो मास हो गया 10 की पावर 5 ग्राम। 100 ग्राम में इतना पड़ा हुआ है परसेंटेज, 100 में इतना पड़ा हुआ है, तो 10 की पावर 5 में कितना पड़ा होगा 3.33 ग्राम CaCl2। अगर इतना ग्राम CaCl2 है तो मोल अपॉन मोलर मास करेंगे, इतने मोल आ गए। इसको हटाने के लिए क्या डाल रहे हैं, Na2CO3 मिलाया तो वो कैल्शियम कार्बोनेट NaCl बनाएगा। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या है 1:1। जितने मोल ये है उतने ही मोल ये चाहिए। ये कितने मोल है, तो Na2CO3 रिक्वायर्ड 3 × 10⁻⁻² मोल। मोल बराबर वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा किसका, ठीक। यही रोकना अपन इसके कंसेप्ट को।